मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को होम साइंस में नाड़ी, श्वास, गति और ताप का चार्ट बनाना इस लेसन के बारे में बताएंगे। नाड़ी, श्वास, गति और ताप का चार्ट बनाना। किस प्रकार से रोगी व्यक्ति की नाड़ी देखी जाती है और किस प्रकार से उसकी श्वास की गति को गिना जा सकता है और उसका किस प्रकार से चार्ट बनाया जाता है, इसके बारे में है। तो रोगी व्यक्ति जो होता है उसकी जो नाड़ी को ठीक प्रकार से जानने के लिए श्वास गति और शरीर के तापमान की भली भांति जानकारी आवश्यक होती है। रोगी व्यक्ति के रोग को जानने के लिए नाड़ी, श्वास गति और शरीर के तापमान की भली भांति जानकारी आवश्यक होती है। परिचारिका के कर्तव्यों से ये भी बात आती है, इसलिए रोगी के उपचार के साथ साथ नाड़ी, श्वास गति और ताप का चार्ट प्रतिदिन बनाया जा सकता है। इसी आधार पर डॉक्टर या चिकित्सक रोगी के लिए औषधियों का चुनाव करता है। रोगी की श्वास, नाड़ी आदि को देखकर ही डॉक्टर जो है उसी हिसाब से उसकी औषधियों को उपलब्ध कराती है। अब हम नाड़ी की गति का परीक्षण किस प्रकार से करेंगे। तो नाड़ी की गति का संबंध हृदय की गति से होता है। जो नाड़ी का संबंध होता है वो हृदय की गति से होता है। तापमान लेते समय रोगी की नाड़ी की गति भी देखना आवश्यक है। जब हम तापक्रम उसका लेते हैं रोगी व्यक्ति का, तो उसकी नाड़ी को भी हम देख लेते हैं कि वो किस प्रकार से गति कर रही है। नाड़ी की गति से हृदय की गति का अनुमान किया जा सकता है। जो नाड़ी देखते हैं उससे हमें हृदय की गति का अनुमान हो जाता है। हृदय की हर धड़कन के साथ ही शुद्ध रक्त नलिकाओं में आता है। रक्त प्रवाह के कारण नलिका कुछ फूल जाती है, इसलिए हृदय की उस धड़कन को प्रवाह के साथ ही रक्त नलिकाओं में अनुभव किया जा सकता है। नाड़ी की गति का अनुभव कई स्थानों पर किया जा सकता है। नाड़ी के माध्यम से हम जो हृदय में रक्त प्रवाह हो रहा है उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। और नाड़ी का जो हम की गति का अनुभव करते हैं ये कई स्थानों पर होता है, जैसे गर्दन, कभी कभी पेट के मध्य दबाव डालने पर, पैर आदि। परंतु सबसे उचित स्थान कलाई के सामने का भाग होता है। जो सबसे उचित स्थान होता है वो कलाई के सामने का भाग होता है। इससे हमें हृदय की गति का अनुमान तुरंत लग जाता है। नाड़ी देखते समय घड़ी भी देखते रहना चाहिए। जो डॉक्टर होते हैं उस नाड़ी को जब देखते हैं तो साथ में घड़ी को भी देखते रहते हैं। तो इससे जो है नाड़ी की गति को देखने के लिए कलाई पर जो है घड़ी बांधनी चाहिए। हाथ इस प्रकार होना चाहिए कि अंगूठा ऊपर तथा अंगुलियां नीचे की ओर रहें। उन्हें थोड़ा हल्का सा दबाइए और घड़ी की ओर देखते जाइए और ध्यान से धड़कन की ओर रखिए। इस प्रकार धड़कनों की संख्या गिनते जाइए। जितनी बार हृदय धड़कता है उसमें शरीर के ताप का पता चलता है। जो हृदय की धड़कन होती है, जो गति होती है, इससे जो है ताप का पता चल जाता है। एक व्यक्ति की नाड़ी जो होती है 1 मिनट में 72 बार धड़कती है।
जो सामान्य व्यक्ति होता है उस व्यक्ति की नाड़ी जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। रोग की दशा में 1 डिग्री ताप बढ़ने पर 10 बार नाड़ी की गति तीव्र हो जाती है। जो रोगी व्यक्ति होता है तो उसके जो है 1 डिग्री ताप बढ़ने पर 10 बार नाड़ी की गति जो होती है तीव्र हो जाती है। उसकी गति से शरीर के ताप का अनुमान लगाया जा सकता है। उसके गति से जो होता है, जो नाड़ी की गति होती है, उससे शरीर के ताप का अनुमान लगाया जा सकता है। नाड़ी का रुक रुक चलना रोगी का दुर्बल होना प्रकट करता है। जिस व्यक्ति की नाड़ी जो होती है धीरे धीरे चलती है तो इससे ये पता चल जाता है कि यह व्यक्ति जो है दुर्बल हो गया है, कमज़ोर हो गया है। श्वास की गति का निरीक्षण छाती पर हाथ रखकर या डॉक्टर अपने यंत्र से छाती पर रखकर उसकी धड़कन का सही अंदाज जो है लगा सकते हैं। जो श्वास की गति का निरीक्षण जब डॉक्टर करता है तो वो अपने यंत्र से जो छाती पर रखकर उसकी धड़कन का अंदाज़ा लगा सकता है। तो इस प्रकार से नाड़ी की गति का परीक्षण किया जाता है। आयु के अनुसार नाड़ी की गति, जैसे कि नवजात शिशु की 120 की नाड़ी की गति प्रति मिनट 120 से 140 तक होती है। 1 वर्ष में बच्चे की 110 से 120 बार जो है नाड़ी की गति होती है। 2 वर्ष में 100 से 115 तक, 3 वर्ष में 95 से 105 तक, 4 से 7 वर्ष 90 से 100 तक, 4 से 7 वर्ष 90 से 100 तक, और 8 से 14 वर्ष के बालकों को 80 से 90 तक, साधारण स्त्री के 77 से 85 तक और साधारण पुरुष के 72 से 80 तक। तो जिस प्रकार से व्यक्ति की जो है आयु जो है बढ़ती जाती है, उसी प्रकार से उसकी जो हृदय की गति है या नाड़ी की गति है वो धीरे धीरे घटती जाती है। ताप की जो वृद्धि होती है इससे जो है नाड़ी की गति भी बढ़ जाती है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में नाड़ी की गति कुछ देर तेज जो होती है। पुरुषों की अपेक्षा जो स्त्रियों में नाड़ी की गति होती है वो तेज होती है। अब श्वास गति व प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, श्वास की गति का परीक्षण किस प्रकार से करते हैं। तो श्वास गति का निरीक्षण करने से रोगी की अवस्था का ज्ञान हो जाता है। जब श्वास का हम निरीक्षण करते हैं तो उस स्थिति का पता चल जाता है कि उसे किस प्रकार का रोग हुआ है। रोग की अवस्था में श्वास की गति में भी अंतर आ जाता है। जो रोगी व्यक्ति होता है उसकी जो श्वास गति होती है वो धीरे धीरे चलती है। एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है 1 मिनट में 16 से 17 बार श्वास लेता है। जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है वो 1 मिनट में 16 से 17 बार सांस लेता है। परंतु ज्वर की अवस्था में श्वास की गति तीव्र हो जाती है। या तो जो है तीव्र हो जाएगी या मंद हो जाती है। तो शरीर की कमजोरी की अवस्था में श्वास की गति जो होती है मंद हो जाती है। ज्वर की अवस्था में श्वास की गति तीव्र हो जाती है। शरीर की कमजोरी जब व्यक्ति का शरीर जो है कमज़ोर हो जाता है तो उसमें श्वास की गति जो होती है वो धीमी पड़ जाती है। गति में अंतर के साथ ही श्वास प्रक्रिया में भी अंतर आ जाता है। गति जो होती है, गति के साथ में श्वास प्रक्रिया के में भी अंतर आ जाता है।
कभी तो रोगी गहरी सांस लेता है, कभी सांस जल्दी जल्दी तथा उखड़े लेता है। जो रोगी व्यक्ति होता है वो उसकी सांस जो होती है, उसकी सांस की गति कभी तेज हो जाती है और कभी धीरे धीरे हो जाती है और कभी कभी जो है रुक रुक के वो सांस ले पाता है। तो इसीलिए जो है सांस की गति का भी चार्ट बनाया जाता है, जिससे कि पता चल सके कि पूरे दिन में जो है रोगी व्यक्ति ने कितने समय में कितनी बार जो है सांस लिया है, धीरे लिया है या तेज हुई है। तो इस प्रकार से हम चार्ट पे लिख लेते हैं। फिर है श्वास प्रक्रिया। इसकी क्रिया क्या है कि रोगी के लिए श्वास का बहुत अधिक महत्व है। जो रोगी है, रोगी व्यक्ति के लिए या साधारण व्यक्ति के लिए जो है सांस लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति भोजन तथा जल के अभाव में कई दिनों तक रह सकता है, परंतु जो है श्वसन की क्रिया के अभाव में वह उसका जो जीवन होता है कुछ ही मिनटों का होता है। अतः व्यक्ति को ऑक्सीजन मिलना जरूरी होता है। वो चाहे साधारण व्यक्ति हो या रोगी व्यक्ति हो, उसे ऑक्सीजन जो है मिलना बहुत ही आवश्यक होता है। कोई भी व्यक्ति आराम करने की दशा में छोटी सांस नहीं ले सकता। जब व्यक्ति आराम करता है तो उसकी जो सांस की गति होती है वो तेज हो जाती है। यदि वह छोटी सांस लेता है तो वह किसी न किसी रोग से अवश्य पीड़ित है। जो श्वास की गति है उसकी अगर जो धीरे धीरे चल रही है तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके शरीर में किसी न किसी प्रकार की कमी है। श्वास गति की प्रक्रिया रोगी के पेट, छाती या नाक के नथुनों पर हाथ रखकर देखी जा सकती है। जो श्वास की गति है वो छाती, नाक, नथुनों या पेट पर रखकर किया जा सकता है तथा अनुभव किया जा सकता है। इससे जो है उसे अनुभव हो जाता है कि वो सांस धीरे ले रहा है या तेज ले रहा है। सामान्यतः श्वास की गति 1 मिनट में 15 से 20 तक होती है। जो सामान्य अवस्था में होती है श्वास की गति 1 मिनट में 15 से 20 बार तक होती है, परंतु कभी कभी 40 से 50 तक भी हो जाती है। 1 मिनट में निश्वास प्रश्वास क्रिया कितनी बार होती है या गिनकर देख लिया जाता है। वायु फेफड़ों में कितनी देर ठहरती है या फेफड़ों तथा श्वास नलिका के रोगों में श्वास की गति भिन्न होती है, क्योंकि श्वास प्रक्रिया का वायु से घनिष्ठ संबंध होता है। बच्चों में श्वास की गति तेज होती है। जो बच्चे होते हैं इनमें श्वास की गति तेज होती है। श्वास गिनते समय रोगी को इस बात का अभ्यास नहीं होना चाहिए कि उसकी श्वास गिनी जा रही है, अन्यथा वह प्राकृतिक रूप से श्वास नहीं ले पाएगा। जब श्वास की गति को गिना जा रहा हो या चार्ट पर लिखा जा रहा हो तब रोगी व्यक्ति को ये नहीं बताना चाहिए कि उसकी श्वास की गति गिनी जा रही है, नहीं तो वो जो रोगी व्यक्ति है वो सांस की जो प्राकृतिक रूप से सांस जो आ रही है वो भी धीरे धीरे रुक जाती है, रुक रुक के चलने लगती है। तो इससे जो है सही से परीक्षण नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से श्वास प्रक्रिया इसका भी चार्ट बनाया जाता है। फिर है इसमें कुछ बातें हैं ध्यान रखने योग्य। श्वास का क्रम जैसे है गहरा या हल्का। श्वास लेते समय कष्ट की अनुभूति है या नहीं। जब चार्ट पर लिखा जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है या उसकी गति को जानने के लिए
श्वास जो है हल्की है या गहरी है, उसे जो श्वास लेते समय उसे कष्ट हो रहा है या नहीं, श्वास लेने में उसे जोर लगाना पड़ता है या नहीं, श्वास लेने में आवाज़ नहीं आती है, कभी गहरी या कभी हल्की तो नहीं आ रही है। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, उसी प्रकार से चार्ट पर लिखना चाहिए। नाड़ी श्वास गति तथा तापमान में संबंध, इसमें संबंध क्या है? नाड़ी श्वास गति तथा तापमान में संबंध क्या है कि इन तीनों क्रियाओं का मनुष्य के स्वास्थ्य से सीधा संबंध होता है। श्वास व नाड़ी की गति में सामान्य स्थिति में 1:4 होता है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम बढ़ने से नाड़ी की गति 10 बार बढ़ जाती है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम बढ़ने से जो नाड़ी की गति होती है वो 10 बार बढ़ जाती है। अब रोगी का तापमान क्यों लिया जाता है, इसके बारे में देखिए कि रोगी का तापमान रोगी व्यक्ति के नाश्ता करने से पूर्व लेना चाहिए। जो रोगी व्यक्ति का तापमान है वो सुबह ही नाश्ता करने से पूर्व लेना चाहिए, अर्थात प्रातःकाल सर्वप्रथम रोगी का तापमान लेना चाहिए। तापमान लेने का सही समय किसी पेय पदार्थ पीने के 15 मिनट बाद तथा भोजन करने के आधा घंटे बाद होता है। जो तापमान लेने का समय जो होता है वो किसी अगर जो पेय पदार्थ पी रहे हो तो उसके या तो 15 मिनट के बाद, या जो भोजन है, भोजन अगर जो व्यक्ति ने कर लिया है तो उसके आधा घंटे के बाद तापमान लेना चाहिए। रोगी का तापमान लेने से पूर्व थर्मामीटर को अच्छी प्रकार देख लेना चाहिए। सर्वप्रथम क्या है कि थर्मामीटर को जो थर्मामीटर से तापमान लेते समय पहले थर्मामीटर को भली भांति से देख लेना चाहिए। थर्मामीटर के निचले भाग की ओर पारा रहता है। जो थर्मामीटर होता है इसमें नीचे की ओर जो होता है पारा भरा होता है। यह पारा द्रव के रूप में होता है तथा ताप के साथ फैलता है और शीत के साथ सिकुड़ता है। थर्मामीटर में पारा जो होता है द्रव के रूप में भरा रहता है, जो ताप के साथ फैलता और सिकुड़ता है। थर्मामीटर में निम्नतम अंक जो होते हैं 94 होते हैं। इसके बाद 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108 तक अंक होते हैं। 98 के बाद एक लाल रंग का तीर का निशान होता है। उसमें जो ये अंक लिखे होते हैं वहाँ पर जो 98 का अंक लिखा होता है उसके बाद में एक लाल रंग का निशान बना होता है। उसी थर्मामीटर पर तीर का चिन्ह जो होता है 98.6 या 36 की ओर संकेत करता है। यह स्वस्थ व्यक्ति का तापमान होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो होता है तापमान वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। थर्मामीटर लगाने से पूर्व ध्यान रखने योग्य बातें। अब हमने बताया कि तापमान किस प्रकार से लेना चाहिए, किस टाइम लेना चाहिए। अब आगे है कि इसमें जो थर्मामीटर लेते हैं उसमें भी कुछ बातें जो होती हैं ध्यान रखनी चाहिए। वो पहला है कि थर्मामीटर का पारा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट कर लेना चाहिए। जो थर्मामीटर लगाने से पहले उसका जो पारा है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट कर लेना चाहिए। उसे किसी विसंक्रामक लोशन से धोना चाहिए। थर्मामीटर लगाने से पहले जो है उसे किसी विसंक्रामक लोशन से धोना चाहिए। उसे आराम से लगाना और निकालना चाहिए।
जो थर्मामीटर है रोगी व्यक्ति के आराम से लगाना व निकालना चाहिए। यदि थर्मामीटर लगाते समय रोगी व्यक्ति को पसीना आ रहा है तो उसे पोंछ देना चाहिए। नहाने या स्पंज करने के कम से कम 10 से 15 मिनट बाद ही तापमान लिया जाना चाहिए। जो रोगी व्यक्ति है उसको अगर जो स्पंज कराया गया है तो उसके 10 से 15 मिनट बाद ही उसका तापमान लेना चाहिए। अचेतावस्था में मुख का तापमान न लिया जाए। जो व्यक्ति जो है मूर्छित अवस्था में हो तो उस व्यक्ति का मुख से तापमान नहीं लेना चाहिए। थर्मामीटर क्या है? थर्मामीटर के बारे में, थर्मामीटर जो है तापमान नापने का एक यंत्र है। थर्मामीटर एक विशेष प्रकार का उपकरण होता है। थर्मामीटर जो है एक विशेष प्रकार का उपकरण होता है जिससे किसी व्यक्ति के शरीर का ताप लिया जा सकता है। यह कांच की एक नली होती है। थर्मामीटर जो है एक कांच की नली होती है जिसके एक सिरे पर घुंडी के अंदर पारा भरा रहता है। अभी हमने ऊपर भी बताया कि थर्मामीटर में द्रव के रूप में पारा भरा रहता है जो एक पतली नली के अगले सिरे तक बढ़ जाता है। इस पर स्थान पर नपे हुए चिन्ह लगे रहते हैं जो कुछ थर्मामीटर में डिग्री फ़ारेनहाइट में और कुछ में डिग्री सेल्सियस की इकाइयों में भी बटे रहते हैं। जो इस पे चिन्ह बने हुए होते हैं इसमें कुछ जगहों पर डिग्री फ़ारेनहाइट और कुछ जगहों पर जो है डिग्री सेल्सियस भी लिखा हुआ होता है। पारे को नली तथा बल्ब के बीच एक अत्यंत सकरा तथा जुड़ा हुआ मार्ग होता है। जो पारा होता है उसके अंदर छोटा सा बल्ब और उसी के बीच में एक पतला सा सकरा हुआ जुड़ा मार्ग होता है जिससे होकर पारा बल्ब में केवल ताप बढ़ने पर फैलने से मार्ग नली में फैलता जाता है। किंतु बल्ब के ठंडा होने पर वह अपने आप वापस लौटता है। जब ताप लिया जाता है, जब ताप बढ़ने लगता है तो वो जो थर्मामीटर जो नली है वो जो है उसमें फैलने लगता है मार्ग में, और जब वह ठंडा होने लगता है तो वो अपनी जगह पर वापस लौट आता है। इस प्रकार का थर्मामीटर क्लिनिकल या डॉक्टरी थर्मामीटर कहलाता है। प्रयोगशाला में प्रयोग में लाए जाने वाले थर्मामीटरों में से ठंडा होने पर पारा स्वतः बल्ब में लौट आता है। आजकल बुखार नापने के लिए डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध हैं। जो आजकल है अस्पतालों में है तो उसमें डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। यह भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डॉक्टरी थर्मामीटर और दूसरा होता है रेक्टल थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर क्या होता है कि इसके द्वारा मुख, बगल व जांघ का ताप लिया जाता है। जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है इसके द्वारा मुख, बगल व जांघ का ताप लिया जाता है। आयु, ऋतु तथा दिन के समय के अनुसार इस ताप में थोड़ा बहुत अंतर अवश्य आ जाता है। वैसे एक व्यक्ति का तापमान 36 सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। रेक्टल थर्मामीटर क्या है कि इससे जो होता है गुदा का नाप लिया जाता है। गुदा द्वारा लिए गए तापमान अधिक सही होते हैं, अतः किन्हीं विशेष परिस्थितियों में इस तापमान को भी लेना पड़ता है। जो गुदा द्वारा ताप है वो किसी विशेष परिस्थिति में भी लिया जाता है।
और गुदा द्वारा जो है ताप लेना जो होता है बहुत ही अच्छा माना जाता है। यह तापमान मुंह के इस तापमान से 1 अंश अधिक होता है। व्यक्ति के मूर्छित होने की दशा में ही इस थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। जब व्यक्ति मूर्छित अवस्था में होता है तभी हम रेक्टल जो है थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। अब ताप नापने की विधि क्या है कि रोगी का ताप लेने के लिए थर्मामीटर को धोकर हाथ से झटक कर उसका पारा लगभग 95 डिग्री तक उतार लेना चाहिए। फिर रोगी के मुंह में जीभ के नीचे पारे वाला हिस्सा जो है रखकर मुंह बंद करवा देना चाहिए। और इसके साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो पारे वाला भाग है उसमें कोई भी दांत जो है ना लगने पाए, नहीं तो उसके जो है टूटने की संभावना रहती है। थर्मामीटर को करीब 2 मिनट तक मुंह में लगा रहने देना चाहिए। तत्पश्चात मुंह से निकालकर तापमान पढ़ लेना चाहिए। छोटे बच्चों के मुंह में थर्मामीटर लगाने से उसके टूटने का भय रहता है, अतः हाथ के बगल में अथवा जांघ के बगल में लगाकर सावधानी से हाथ अथवा जांघ के पास पकड़े रहना चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें जो है थर्मामीटर टूटने का डर रहता है, तो हम मुंह के अलावा जो है हाथ के बगल में या जांघ के बगल में उसे दबा देते हैं और इससे हम जो है ताप को नाप लेते हैं। मूर्छित अवस्था में कभी कभी गुदा से भी थर्मामीटर लगाकर तापमान लेना देखा जाता है। गुदा में पारे वाला भाग अंदर करके लगभग 5 मिनट तक लगाए रहना चाहिए। गुदा का तापमान मुंह की अपेक्षा 1 डिग्री अधिक तथा बगल का तापमान मुंह की अपेक्षा 1 डिग्री कम होता है। और इसका थर्मामीटर का प्रयोग करने के बाद में इसे डिटॉल से अच्छी तरह से धोकर पोंछकर रख देना चाहिए। और जब थर्मामीटर को रखें तब यह ध्यान रखनी चाहिए कि पारे वाला जो भाग है उसे नीचे करके डिब्बी में ही रखना चाहिए। अब इसका प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है कि थर्मामीटर को प्रयोग करने से पहले भली भांति साफ कर लेना चाहिए। फिर किसी निसंक्रामक घोल में इसे धो लेना चाहिए। यदि रोगी को पसीना आ रहा है तो उसे पोंछ देना चाहिए तथा कुछ देर ठहर कर ही तापमान लेना चाहिए। अभी हमने इसके बारे में आगे भी आप लोगों को बताया था। अब हम आप लोगों को रोगी को मलमूत्र विसर्जन कराना, किस प्रकार से रोगी व्यक्ति को मलमूत्र करवाया जाता है, इसके बारे में बताएंगे। कि दिन भर बिस्तर पर पड़े रोगी की पाचन क्षमता जो होती है कमज़ोर हो जाती है। जो व्यक्ति दिन भर बिस्तर पर ही पड़ा रहता है उसकी जो पाचन क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है। अतः जो है रोगी को ऐसी औषधि दी जानी चाहिए जिससे कि वह दिन में एक बार शौच अवश्य जाए, चाहे इसके लिए एनीमा का ही प्रयोग क्यों न करना पड़े। दिन में एक बार शौच के लिए जो है अगर जो व्यक्ति खा पी नहीं रहा है तो व्यक्ति के शौच नहीं हो रही है तो इसके लिए हम जो है एनीमा का प्रयोग करते हैं। मल मूत्र कराते समय रोगी के बिस्तर को रबड़ के टुकड़े से ढक देना चाहिए। रोगी को सीधा पीठ के बल लिटा देना चाहिए।
इसके घुटनों को मोड़ देना चाहिए। रोगी के नीचे के वस्त्र को कमर तक कर देना चाहिए। फिर मल पात्र पुट्ठों के नीचे रख देना चाहिए। मल पात्र जो है टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। कटा फटा या मल पात्र रोगी को घाव कर सकता है। जो भी हम पात्र रखते हैं शौच कराने के लिए, तो वो जो पात्र है वो कटा फटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में जो है मल पात्र की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। उसे गर्म पानी से या फिनाइल से धोना चाहिए। अब एनीमा किस प्रकार से लगाया जाता है कि जब प्राकृतिक रूप से मल त्याग ना हो तो चिकित्सक के सलाह से एनीमा लगाकर मल त्याग करवाया जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि साबुन के घोल का एनीमा। साबुन के घोल का एनीमा ये किस प्रकार से बनाते हैं, तो रोगी के बर्तन में साबुन का घोल डाल देते हैं। एनीमा के जो बर्तन होता है उसमें हम साबुन का घोल डाल देते हैं। उसमें एक नली लगी होती है जिसके एक सिरे पर 9 जल लगा होता है। 9 जल पर ग्लिसरीन लगा देते हैं। जो उसमें एक नली होती है उसके एक सिरे पर 9 जल लगा होता है, उसमें हम ग्लिसरीन लगा देते हैं। साबुन का गुनगुना घोल जो होता है एनीमा बर्तन में भर देते हैं। अब नोजल खोलकर थोड़ा सा पानी निकाल दें। रोगी को बाईं करवट लिटाकर नोजल जो है गुदा में लगा दें। पात्र को ऊंचा रखें। धीरे धीरे साबुन का सारा जो पानी होता है वो अंदर की ओर चला जाएगा, जिससे कि व्यक्ति जो होता है उसकी सांस जो होती है वो लंबी लेने लगता है। पानी कुछ देर अंदर रहने पर मल की स्थिति बन जाती है। जो साबुन के घोल का एनीमा है वो जब पेट के अंदर जाता है तो उसके थोड़ी देर बाद जो है शौच की स्थिति बन जाती है। तो इस प्रकार के साबुन के घोल का एनीमा लगाया जाता है, दिया जाता है। फिर है अरंडी या जैतून का एनीमा। तो यह उस दशा में दिया जाता है जब मल में गांठें पड़ गई हों। जो मल की अवस्था है उसमें जो है गांठें पड़ गई हो, तब अरंडी या जैतून का एनीमा दिया जाता है। इस एनीमा को देते समय 200 मिलीलीटर तेल को किसी बर्तन में डालकर बर्तन सहित गर्म पानी में रख देते हैं। तेल के गर्म होने पर इसे एनीमा द्वारा अंदर प्रवेश कराया जाता है। फिर है ग्लिसरीन का एनीमा। ग्लिसरीन का एनीमा जो है बच्चों में लगाया जाता है। ग्लिसरीन का जो है एनीमा बच्चों में लगाया जाता है। ग्लिसरीन को भी जो है जैतून के तेल की तरह गर्म किया जाता है, फिर दिया जाता है बच्चों को। स्टार्च का एनीमा किस प्रकार से बनाया जाता है कि यह एनीमा पेचिश या अधिक दस्त लगने वाले को दिया जाता है। जिस व्यक्ति को अधिक पेचिश या दस्त आ रही हो उस दशा में स्टार्च का एनीमा व्यक्ति को दिया जाता है। इसके लिए 20 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक ठंडे पानी में स्टार्च का पेस्ट बना लेना चाहिए। इससे 250 मिलीलीटर या 500 मिलीलीटर पानी जो है उसका गर्म पानी का घोल बना लेना चाहिए और रोगी व्यक्ति को एनीमा देना चाहिए। इसके बाद में हम नमक का एनीमा लगाते हैं। नमक का एनीमा जो है चोट या दुर्बलता से ग्रस्त व्यक्ति को उत्तेजना प्रदान करने के लिए दिया जाता है। नमक के एनीमा का प्रयोग हम जो है चोट की अवस्था में या व्यक्ति दुर्बल हो गया हो तो उसे उत्तेजित करने के लिए नमक का एनीमा दिया जाता है। इसमें पानी में नमक घोलकर उसे गर्म करते हैं और फिर एनीमा पात्र द्वारा अंदर प्रविष्ट करवाया जाता है। तो इस प्रकार से रोगी व्यक्ति को जब मल त्याग न हो रहा हो तो चिकित्सक के सलाह के अनुसार एनीमा लगाया जाता है। इससे जो होता है मल त्याग जो है तुरंत हो जाता है।
तो इसमें हम साबुन के घोल का एनीमा बनाते हैं, अरंडी या जैतून के घोल का बनाते हैं, ग्लिसरीन, स्टार्च या नमक का एनीमा बना सकते हैं। रोगी की विभिन्न दशाओं का विवरण रखना, जैसे कि रोगी के शरीर के तापमान जब हम चार्ट तब ताप का चार्ट बना रहे हों तो उसमें चिकित्सक के सलाह के अनुसार मलमूत्र, भूख, प्यास, जीभ की दशा, पसीना, बेचैनी आदि के बारे में भी जानकारी होना आवश्यक होता है। जैसे कि मल त्याग है तो इसमें रोगी ने कितनी बार मल त्याग किया, मल की जो प्रकृति है वो पतली है या सख्त है, उसका रंग कैसा है, मल में रक्त या आंव तो नहीं आ रहा है, मल के साथ में जो है कीड़े तो नहीं आ रहे हैं, मल में किस प्रकार की दुर्गंध आ रही है, तो ये भी हम जो है ताप चार्ट पे लिख लेते हैं। इसके बाद में मूत्र त्याग करने की क्रिया भी हम लिख लेते हैं कि दिन में कितनी बार वो मूत्र त्याग करने गया, तो इसमें हम संख्या लिखते हैं। फिर मूत्र की संख्या जो होती है खुलकर आना या बूंद बूंद आना, ये भी लिखते हैं, उसका भी रंग कैसा है, मूत्र स्थान के जो समय जो है उसे जलन तो नहीं हो रही है, मूत्र में कोई विशेष प्रकार की गंध तो नहीं आ रही है। जीभ की दशा का भी हमें जो है ज्ञान होना चाहिए। जीभ का रंग लाल, गुलाबी या सफ़ेद तो नहीं है, जीभ का स्वाद कैसा है, लार कम है या अधिक निकल रही है, और व्यक्ति की भूख किस प्रकार से है, दिन में कितनी बार उसे भूख लगती है, कितना खाता है या नहीं भी खाता है, ये भी हम ताप चार्ट पे लिख लेते हैं। उसे कितनी बार प्यास लगी या उसने कितनी बार गर्म पानी पिया या ठंडा पानी पिया, इस बात को भी हम ताप चार्ट पे लिख लेते हैं। रोगी के जो है बेचैनी या पीड़ा शरीर के किस अंग में है, इस चीज़ को भी हम लिखते हैं ताप चार्ट पे, और उसकी त्वचा जो है कितनी चिकनी है या सूखी है, इस चीज़ को भी हम जो है लिख लेते हैं। फिर लास्ट में जो है हम उसकी जो निंद्रा को लिखते हैं कि उसकी नींद जो है कितनी बार वो व्यक्ति दिन में कितनी बार सो रहा है या जग रहा है, तो इसका भी हम जो है विवरण ताप चार्ट पे लिखते हैं। रोगी के लिए पर्याप्त निद्रा आवश्यक होती है। बेचैनी की अवस्था में रोगी को गहरी निद्रा आती है या नहीं आती है, कितनी देर तक आती है या रात में कितनी देर आती है, दिन में सोता है या नहीं सोता है, किस प्रकार लेटने में आराम मिलता है, इस चीज़ को जो है हम ताप चार्ट पे लिख लेते हैं। और इन सभी बातों को लिखने के बाद में हम डॉक्टर को ताप चार्ट बनाकर दे देते हैं, जिससे कि डॉक्टर उसी ताप चार्ट के अनुसार जो रोगी व्यक्ति को औषधियाँ प्रदान करता है।